इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। और जो स्टूडेंट्स का पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, बेटा हर चीज को ध्यान से समझना और इसको अप्लाई करना। जो जो चीजें मैं तुमको बता रही हूँ ना, स्टूडेंट्स को यूजुअली समझ में आता है अटेम्प्ट देने के बाद कि यार मैंने ऐसे पढ़ाई करना चाहिए था तो शायद मेरा अटेम्प्ट निकल जाता था, तुमको बाद में समझ में आता है। तो इसलिए बता रही हूँ, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर कर दो। हर एक पॉइंट को समझना और इसको जरूर अप्लाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स रहते हैं वो यूजुअली फेल होते हैं बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज उनका बिजनेस लॉ का पेपर अच्छा नहीं गए वाला रहता, क्योंकि बिजनेस लॉ में 40 लाना भी स्टूडेंट्स के लिए टफ चीज हो जाती है बहुत बारी। सेकेंड रीजन होता है क्यूए का पेपर अच्छा नहीं गया रहता। क्यूए और बिजनेस लॉ, दिस इज द कॉमन रीजन जिसकी वजह से सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स फेल होते हैं। इसमें मैं एक अलग वीडियो बताने वाली हूँ, एकदम डिटेल में बताऊंगी कि 40 तो एटलीस्ट तुम कैसे स्कोर कर सकते हो बिजनेस लॉ में और क्यूए में, ठीक है। अभी समझो तीसरा रीजन कौन सा होता है जिसकी वजह से सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स फेल होते हैं। एग्रीगेट पूरा नहीं हो पाता। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको 40 हर एक सब्जेक्ट में मिल जाते, लेकिन एग्रीगेट 200 क्रॉस नहीं कर पाते। तो बेटा मेरी फर्स्ट गोल्डन टिप को सुन लो। अभी टारगेट सेट करते टाइम तुमको ऐसे पढ़ाई करना है, ऐसे टारगेट सेट करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में 70 to 80 स्कोर करना ही है, 70 और 80 प्लस स्कोर करना ही है। ये टारगेट लेके चलो। देखो जब भी मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी ना, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए मेरा टारगेट सेट रहता था कि मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स लाना है। तो आज ही अपनी मार्कशीट बनाओ, खुद से मार्कशीट बनाओ, खुद को एक टारगेट दो, मुझे टारगेट अचीव करना है और उस टारगेट में तुम्हारा बिजनेस, इकोनॉमिक्स और तुम्हारा अकाउंट 70 और 80 प्लस स्कोर होना चाहिए। तो ही तुम तुम्हारा एग्रीगेट पूरा अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि कितना भी कर लो, बिजनेस लॉ में और क्यूए में इंस्टीट्यूट क्या करती है, एआई बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ लेती है, टफ लेवल के क्वेश्चन पूछती है, लेंथी पेपर पूछ लेती है। तो इसलिए अपन पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अपने को बिजनेस लॉ में भी 70 प्लस आएंगे। इम्पॉसिबल नहीं है, तुम लोग ला सकते हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूट का भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से प्रैक्टिकली सोचो कि अपने को पास होने के लिए क्या जरूरी है। तुमको पास होने के लिए बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में मिनिमम 70 और 80 स्कोर जरूरी है। ये टारगेट लेके चलो तो तुम्हारा एग्रीगेट अच्छे से हो जाएगा और तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर दोगे। और चाहे कुछ भी कर लो, इंस्टीट्यूट अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में ज्यादा एआई का यूज नहीं कर सकते, और कर भी लिया तो भी इतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगी। अकाउंट्स में तो अगर तुम मॉड्यूल करते हो, आरटीपी करते हो, एमटीपी करते हो, पास्ट क्वेश्चन पेपर कर देते हो, मोर देन इनफ है। उसी में से क्वेश्चन आते, वैसे ही क्वेश्चन आते, वैसी एडजस्टमेंट आती है। तो अकाउंट्स तो हमेशा पैटर्न रिपीट होता है, और इकोनॉमिक्स में मैं आगे तुमको बताने वाली हूँ कैसे पढ़ाई करना है। लेकिन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स इज एज कंपैरेटिवली इज वेरी इजी एज कंपेयर टू बिजनेस लॉ एंड क्यूए, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी तुमको कौन सा मटेरियल फॉलो करना है ताकि तुम ना शॉर्ट पास हो जाओ। बहुत ही गोल्डन टिप बता रही हूँ। सेकंड गोल्डन टिप इज, तुमको सबसे पहली बात तो हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे क्यूए हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉड्यूल तो पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज द बेसिक बुक जो तुमको फॉलो करना है। मॉड्यूल अच्छे से पढ़ के निकालो। इंस्टीट्यूट अब पूछ रही है एआई बेस्ड क्वेश्चन, टफ लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है, लेंथी क्वेश्चन बना के पूछ रही है। अगर तुमने मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ लिया, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया, तुमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए पहले की बात हुआ करती थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, एबीसी एनालिसिस देख लो, पास हो जाएंगे। अब भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा। इंस्टीट्यूट कोई भी टॉपिक टेस्ट करती है, एआई बेस्ड क्वेश्चन बनाती है, इसलिए मॉड्यूल को ना एकदम अच्छे से करके निकालो। सारे सब्जेक्ट की मॉड्यूल, तुम्हारे बेसिक मटेरियल वही होना चाहिए कि मुझे मॉड्यूल अच्छे से करना है। As a business law educator, I can say you that business law के लिए मॉड्यूल is more than enough। सिर्फ मॉड्यूल को फॉलो करो, उसमें से कीवर्ड्स लर्न करो, फिर आरटीपी, एमटीपी, पास्ट क्वेश्चन पेपर करो, और मैं तुमको एआई बेस्ड क्वेश्चन देने वाली हूँ। सॉल्यूशन पे अपन करेंगे, बाद में अपन एआई बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। लेकिन पहली स्टेप क्या है बेटा? पहली स्टेप यह है मॉड्यूल करके निकालो। अकाउंट्स के लिए मॉड्यूल के तुम्हारे सारे सम करके निकालो, मॉड्यूल का एक भी सम स्किप मत करो अकाउंट्स के लिए। बिजनेस लॉ के लिए सारे कीवर्ड्स लर्न करके निकालो, और इकोनॉमिक्स के लिए फ्रॉम लाइन नंबर 1 टू एंड ऑफ चैप्टर पूरा एक बार मॉड्यूल पढ़ के निकालो इकोनॉमिक्स के लिए। इंस्टीट्यूट सीधा कॉपी पेस्ट एमसीक्यू नहीं पूछती है, एमसीक्यू को चेंज करती है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करती है। इसलिए एक बार तो तुम्हारी इकोनॉमिक्स की मॉड्यूल भी होना चाहिए। फिर क्या करो, क्या करना है, जब तुम पहली बार मॉड्यूल रीड करोगे ना, तो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग से एंड तक मॉड्यूल रीड करो पूरा, और जो जो तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसको हाईलाइट कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो। जो जो लगता है कि यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, उसको अंडरलाइन करो। और दूसरे रीजन में ना बस वो अंडरलाइन को लर्न करना, बस वो हाइलाइटेड वर्ड्स को रीड करना। बार बार पूरी मॉड्यूल लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक बार पूरी मॉड्यूल अच्छे से पढ़ के निकालो, और उसमें क्या करो, जो इंपॉर्टेंट लाइन दिखती है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगते हैं, पॉइंट लगते हैं, उसको हाईलाइट करो, और बार बार बस वो इंपॉर्टेंट लाइन को रीड करो, बार बार उस कीवर्ड्स को लर्न करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। दिस इज ओनली द वे टू स्कोर 80 प्लस 85 प्लस इन इकोनॉमिक्स पेपर। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आप मॉड्यूल से पढ़ोगे ना, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू करते हैं। बेटा सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है, मॉड्यूल तो एक बार
तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार जैसे तुम्हारी मॉड्यूल पढ़ना हो गया सारे सब्जेक्ट की, उसके बाद आ जाओ पास्ट क्वेश्चन पेपर पे। पास्ट क्वेश्चन पेपर करना जैन 25 से पास्ट क्वेश्चन पेपर करके निकालो। उसके बाद आरटीपी एमटीपी लास्ट 3 अटेम्प्ट के बस हो गया, आरटीपी एमटीपी करके निकालो। उसके बाद देखो इंस्टीट्यूट के साइट पे दिए हैं मॉडल टेस्ट पेपर, हर एक सब्जेक्ट के 10-10 पेपर दिए। इंस्टीट्यूट के साइट पे तुमको मिल जाएगा मॉडल टेस्ट पेपर, हर एक सब्जेक्ट के 10-10 पेपर दिए हैं। तुम बाद में इसको भी रेफर कर सकते हो मॉडल टेस्ट पेपर को फॉर एडिशनल क्वेश्चन। तो देखो तुम्हारे पास कितना मटेरियल है, पहले तुमको मॉडल फॉलो करना है, फिर पास्ट क्वेश्चन पेपर फॉलो करना है, फिर आरटीपी एमटीपी करना है, फिर मॉडल टेस्ट पेपर करना है। दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये बुक फॉलो कर लो क्या, वो बुक फॉलो कर लो क्या, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना करो, बाय हार्ट लर्न करो, बाय हार्ट अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करो, तुम बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज, ये चीज मैंने तुमको पहले भी बताया था और फिर से बता रही हूँ, जैसे ही तुम्हारी क्लासेस हो जाएगी, क्लासेस होने के बाद, और तुम्हारी क्लासेस होनी चाहिए मिनिमम 45 डेज पहले, एग्जाम के 45 डेज पहले तुम लोगों की क्लासेस हो जानी चाहिए। और जैसे ही तुम्हारी क्लासेस हो जाएगी, तुमको 2 रिविजन तो करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, 2 रिविजन करना पड़ेगा। फर्स्ट विल बी डिटेल्ड रिविजन, बहुत डिटेल्ड रिविजन रहेगी पहले वाली रिविजन, उसके बाद रहेगी एक सुपर फास्ट रिविजन। डिटेल रिविजन को तुमको लगेंगे अराउंड 30 डेज लगेंगे। पहली बार अच्छे से रिवाइज कर रहे हो क्लासेस होने के बाद, तो 30 डेज तो लगेंगे। उसके बाद 15 दिन में निकालो सुपर फास्ट रिविजन। सुपर फास्ट रिविजन को तुमको 15 डेज बस हो गई, क्योंकि तुमने ऑलरेडी डिटेल रिविजन यहाँ पे कर दिया है। अभी डिटेल रिविजन करते टाइम कौन से पॉइंट्स तुमको याद रखने हैं, ध्यान से समझना। जब डिटेल रिविजन करोगे ना अकाउंट्स की, जो सम तुमको टफ लग रहे उसको इंपॉर्टेंट लिखो, उसको स्टार मार्क करो, जो एडजस्टमेंट तुमको नहीं समझ में आ रही उसको हाईलाइट करो, उसको अंडरलाइन करो, कुछ तो साइन दो, ताकि जब तुम दूसरी बार रिविजन करोगे, एग्जाम के पहले करोगे, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये एडजस्टमेंट मुझे नहीं जम रही थी, ये सब मुझे टफ लग रहा था। तो बेटा फर्स्ट डिटेल रिविजन करते टाइम ही तुम्हारे अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट सम मार्क हो जाना चाहिए। बार बार पूरे सम को करके नहीं निकाल सकते। तो पहली रिविजन में जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको स्टार मार्क करो, उसको इंपॉर्टेंट लिखो, उसको हाईलाइट करो, और बार बार फिर उसी को रिवाइज करना। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट पे ग्रिप ला लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरीली क्वेश्चन आता है। कंपनी अकाउंट्स का भी क्वेश्चन आता है। इन चैप्टर पे ना पूरी ग्रिप ला लो, मतलब इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, सारे टाइप ऑफ एडजस्टमेंट देखो, सारे टाइप ऑफ सम देखो कि इंस्टीट्यूट कुछ भी क्वेश्चन पूछना अपने को जमना चाहिए। तो कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है और हाई वेटेज चैप्टर है। इस पे बहुत अच्छी ग्रिप लेगी, कुछ भी स्किप नहीं करना। इसमें अपने को पार्टनरशिप में एडमिशन भी करना है, रिटायरमेंट भी करना है, डिसोल्यूशन भी करना है, हर चीज करके निकालना है, डेथ भी करना है। ऐसा मत सोचो टाइम पे कि एडमिशन कर लूं क्या, रिटायरमेंट छोड़ दूं क्या, या फिर एडमिशन रिटायरमेंट करता हूं डेथ छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं करना है। हर एक टाइप का एक सम करके निकालना है। उसके बाद लॉ के लिए अगर तुमको पास होना है, डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस तुमको कंपलसरीली करना है, फिर तुमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस डेली करना है तुमको कंपलसरीली। कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम रुक जाओ, 15 से 20 दिन बाद मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 क्वेश्चन डेली पोस्ट करूंगी, तुम वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन तुम अभी से स्टार्ट कर दो, तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, तो ही तुम लॉ में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे। तो कंसेप्ट तो क्लियर करना है, मॉड्यूल तो रीड करना है, कीवर्ड्स को तो अंडरलाइन करना है, लेकिन डेली बेसिस पे हमको 2 क्वेश्चन भी करके निकालना है, तो ही हम बिजनेस लॉ में पास हो सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम दिए ना सीए फाउंडेशन में, सबसे टफ पेपर सबका गया बिजनेस लॉ। क्यों? एआई बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, इसलिए ना राइटिंग स्पीड इंक्रीज करो। इंस्टीट्यूट क्या करे पता है, एआई बेस्ड क्वेश्चन बना रही है। क्वेश्चन टफ नहीं है, तुम अच्छे से पढ़ के देखो, क्वेश्चन टफ नहीं है। जो टॉपिक पूछे गए, जो कंसेप्ट पूछे गए वो काफी इजी है, लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो ना अपनी राइटिंग स्पीड इंक्रीज करो और पैनिकनेस कम कर दो कि न्यू क्वेश्चन दिखे तो अपने को पैनिक नहीं होना है, और राइटिंग स्पीड इंक्रीज करो। ये 2-3 चीजों पे ध्यान दो। डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद राइटिंग स्पीड अच्छी करो, अपनी हैंडराइटिंग सुधार लो। ये अभी टाइम है हर चीज सुधारने का, बाद में टाइम नहीं रहेगा। लास्ट के 1 महीने में कुछ भी समझ में नहीं आता, अभी सही टाइम है। राइटिंग स्पीड इंक्रीज करो, हैंडराइटिंग सुधारो, डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कीवर्ड्स को बार-बार रिवाइज करो। अगर कुछ भी हेल्प लगती है तुमको, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उस पर स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगी। तुमको जहां भी दिक्कत जा रही है, जहां पे भी तुमको इश्यू लग रहा है, डिफिकल्टी लग रही है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू पीपल। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। मैंने तुमको पहले ही बताया, इकोनॉमिक्स की फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक तुमको एक बार तो इकोनॉमिक्स की मॉड्यूल को रीड करके निकालना है। उसके बाद फर्स्ट रीडिंग करते टाइम देखना है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्या, उसको हाईलाइट कर लो, उसको अंडरलाइन करो। फिर दूसरी बार जब रिवाइज करोगे ना, उसी इंपॉर्टेंट लाइन को रीड करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना इधर उधर की चीजें भी बहुत ज्यादा दी है, इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत ज्यादा दिया है जो काम करनी है। तो इसमें अपने को इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढना पड़ेगा, एक बार लेकिन पूरा रीड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज
वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप इज बेटा, इस हैबिट की वजह से ना मैं अपनी सी एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई। क्या करना है तुम लोगों को, जो भी तुम मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हो, जो भी तुम मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हो ना, ये हैबिट डाल दो, ये अभी से हैबिट डाल दो कि संडे को मुझे हर चीज को रिवाइज करके निकालना है। संडे को तुमको कुछ नया कुछ नहीं पढ़ना है, संडे को बस उसको रिवाइज करना है, जो भी तुमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है संडे को रिवाइज करके निकालो। बहुत ज्यादा डिटेल में रिवाइज नहीं करना है, एकदम सुपर फास्ट वे में रिवाइज करके निकालना है कि मैंने मंडे को क्या पढ़ा था, ट्यूसडे को क्या पढ़ा था, बस एकदम फास्ट वे में हर चीज को रिवाइज करके निकालो। संडे तुमको डेडिकेट करना है फॉर अ रिवीजन पर्पस, जो भी तुमने वीक में पढ़ा है दैट्स इट, संडे उसको डेडिकेट करो। इस हैबिट की वजह से ना तुम सी एग्जाम जल्दी क्लियर कर दोगे, इस चीज की श्योरिटी है। नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज। अभी देखो तुमको हर एक सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज तो देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब तुम जाओगे, अगर तुमने पहले पेपर सॉल्व नहीं किया, एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन मुझे जम रहा ही नहीं है, मुझे तो फॉर्मेट याद ही नहीं आ रहा है, मुझे चीजें याद नहीं आ रही, पैनिकनेस इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछ रही है आजकल, उसको देख के तो ज्यादा पैनिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए बेटा एग्जाम को जाने के पहले टेस्ट सीरीज जरूर देना, हर एक सब्जेक्ट के लिए देना। अभी मैं भी चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करती हूँ, फुल मॉक भी प्रोवाइड करती हूँ। चैप्टर वाइज अगर दोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे होने वाली है। चैप्टर वाइज मतलब क्या होगा, फर्स्ट टेस्ट में 2 से 3 चैप्टर रहेंगे, दूसरे टेस्ट में 2 से 3 चैप्टर रहेंगे, तीसरे टेस्ट में अगले 2 से 3 चैप्टर रहेंगे। ऐसा करके क्या होगा ना, आप चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते जाओगे। मेरे ना हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज रहती है 100 मार्क्स की, मतलब फर्स्ट टेस्ट रहेगी 100 मार्क्स की, सेकंड टेस्ट रहेगी 100 मार्क्स की, मतलब बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं और चैप्टर बहुत अच्छे से तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर तुमको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को एनरोल करना है, फुल मॉक को एनरोल करना है, तुम बिल्कुल एनरोल कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन एंड दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। सो पीपल, दिस वाज ऑल द गोल्डन टिप्स एंड इंपॉर्टेंट टिप्स, और तुमको फॉलो करना है और तुम्हारे सितंबर 26 में तुमको पास होना ही है। अभी मेरे कमेंट सेक्शन में जाना और जाके बताना कि तुम लोगों का टारगेट क्या है। तुमने टारगेट तो सेट किया रहेगा ना, अगर नहीं सेट किया है तो अब भी सेट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुमको सितंबर 26 में कितना स्कोर लाना है, मुझे बताओ, मैनिफेस्ट करो, उसके रिलेटेड अपन हार्डवर्क साथ में करेंगे और सितंबर 26 में वैसा ही रिजल्ट लेके आएंगे। सो पीपल, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।